9th April 2017, consultation with Dr. Butra at Dr. Butra's Clinic and Global Diagnostics. बोलो। गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम अभी का अपॉइंटमेंट है मेरी सास के लिए आपसे। एक्चुअली मेरी सास तो आई नहीं, लेकिन मैं और मेरी ननद आपसे उनके बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं। क्यों क्यों नहीं आए? लगता है कि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ बीमारी ही नहीं है और फालतू में ही हम उन्हें पेशेंट बना रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड डॉक्टर शिल्पा है यूएस से, वो ज़रा आपसे बात करना चाहती है। हेलो। हेलो मैम, होप यू आर डूइंग वेल। हर्षा की मॉम के रिपोर्ट्स क्या है? पेशेंट तो अभी एंटर हुआ है, मैं क्या बताऊं। सॉरी मैम, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। प्लीज डू द नीडफुल फॉर हर्षा's मॉम। कोई हिस्ट्री तो दीजिए। एक हफ्ते पहले की ही बात है। रोटी तवे पे थी और मेरी सास वहीं खड़ी थी। रोटी जल गई, वो वहाँ की वहाँ खड़ी रही और कुछ नहीं किया। उस दिन मम्मी टेंशन में थी, दोनों में तू में हो रखी थी। परसों मेरे मामा जी घर पे आए थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई नहीं। और तो और वे मामा जी को कंप्लेन कर रहे थे कि मैं उनकी अलमारी में से पैसा चुराती हूँ। बताइए, चाबी तो पूरा दिन उनके पास रहती है, तो मैं कैसे पैसे चुरा सकती हूँ? वो तो आते रहते हैं, इसीलिए मेरी मम्मी ने नहीं बताया होगा, नहीं तो मेरी मम्मी कभी ऐसा नहीं बोलती। अभी 4 महीने से हमारे घर पे एक नई कामवाली रखी है। उसको 4 महीने हो गए, लेकिन अभी भी मम्मी जी उसका नाम भी ठीक से नहीं जानते। हो सकता है 68 की उम्र है, साठे बुद्धि नाठे ऐसा बोलते हैं। वैसे तो थोड़े दिन पहले मैं, मासी, मम्मी, हम सब लोग शादी में गए थे। वहाँ मम्मी और मासी बहुत पुरानी पुरानी बातें ढूंढ ढूंढ के बता रही थी, तो हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी। हाँ, अरे परसों मेरे ससुर जी के साथ वो बाग में गई थी और बीच में ही उन्हें छोड़ के आ गई और रास्ता भूल गई। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे पड़ोसी रीटा बहन उनको मिले और उन्हें सही सलामत हमारे घर ले आए, नहीं तो क्या होता। देखिए डॉक्टर, मेरी मम्मी तो इतनी भोली है कि अकेली कभी बाहर नहीं जाती। पहली बार अकेले गई होगी तो कंफ्यूज हो गई होगी, बाकी आजकल तो बड़ा टेंशन में रहती है। मैं एक काम करती हूँ, उनको अपने साथ में जयपुर ही ले जाती हूँ। आपको क्या लगता है, कुछ बीमारी है क्या? बाकी आज तक तो मेरी मम्मी इतनी हेल्दी है कि किसी क्लिनिक की सीढ़ी नहीं चढ़ी आज तक। देखिए हर्षा जी, जैसे अंजू जी बता रही है, मुझे लगता है उनकी पूरी बॉडी चेकअप करा के एमआरआई भी कराना पड़े और ब्लड के रिपोर्ट्स भी सब कराना पड़े और उनको दूसरी कोई बीमारी नहीं है ना, वो भी ढूंढना पड़े। उसके बाद में न्यूरोसाइकेट्री टेस्टिंग भी करना पड़े। शायद उनको अल्जाइमर की बीमारी हो सकती है, पर मैं अभी कुछ नहीं बताती। एक बार सब रिपोर्ट हाथ में आ जावे तो बाद में बात करते हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, कुछ बीमारी है या टेंशन है? जो भी रिपोर्ट्स होंगे मैं जयपुर में करवा लूंगी। देखिए, आजकल अच्छी हेल्थ केयर के कारण लोग 80 साल तो आराम से जी लेते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये दिमाग थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि उसमें से न्यूरॉन्स कम होते जाते हैं, पर उसका स्पीड बहुत कम होता है। पर कोई कोई पेशेंट में बहुत स्पीडीली न्यूरॉन्स मरने लग जाते हैं और उनका दिमाग छोटा होने की प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है। तो उनमें ये सब अल्जाइमर के प्रॉब्लम यानी डिमेंशिया के प्रॉब्लम्स आते हैं। वो तो सब रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। मैडम, फिर भी आप हमको इस बीमारी के लक्षण जरा डिटेल में बता ही दीजिए। अल्जाइमर डिमेंशिया स्मृति भ्रंश में आप रिसेंट मेमोरी भूल जाते हो, इसलिए आप सपोज चश्मा इधर रख दिया या फोन भूल गए, इवन खाना दोपहर को क्या खाया था वो भी भूल जाते हैं। हिसाब में गड़बड़ी, पैसा लेना देना भूल जाते हैं, काफी बार पैसे ज्यादा दे के आ जाते हैं, डबल दे जाते हैं, नाम भूल जाते हो, आपके रोजिंदा काम में दिक्कत आती है। जैसे अभी आप हाउस वाइफ हैं तो कभी रसोई में रोटी जल जाती है, चाय में शक्कर की जगह नमक डाल दिया, ऐसी गड़बड़ होती जाती है। अगर ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो ऑफिस के काम में काफी बार क्या हो जाता है, एक रूटीन सीक्वेंस का काम है तो आप कर दो, पर अभी सपोज एक कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा काम है, उसमें 2-3 चीजें एक के बाद एक करनी है और उसमें कुछ जोड़ना है तोड़ना है, तो उसमें वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनका दिमाग उस टाइम कंफ्यूज हो जाता है। फिर बाद में जैसे बीमारी बढ़ती है, आप चीजें कहीं की कहीं रख देते हो, जैसे स्लीपर्स कपाट में रख दिया या फ्रिज में रख दिया,
चेहरे नहीं पहचान पाते, विजुअल हॉल्यूसिनेशंस, नींद में उनको लगता है कोई सामने मेरे खड़ा हुआ है और उसके या फिर नींद में कोई चोरी करने आ गया है या कुछ दिखता है, रास्ता भूल जाते, कॉमन चीज है। 5 से 1 साल के बाद में जैसे ही बीमारी बढ़ती है वैसे बोलने में तकलीफ होती है, और धीमे धीमे बोलते हैं, पूरा बोल भी नहीं पाते हैं, कुछ एक आध दूसरा वर्ड बोल के चुप हो जाएंगे, दिन रात में मालूम नहीं पड़ता। कभी दोपहर को 4 बजे ही उठकर स्नान करने चले जाते हैं और बोलेंगे जल्दी मेरा नाश्ता लाओ। और एक बड़ा प्रॉब्लम, उनको शक होता है, वो भी अपनी जोड़ीदार पे लगेगा वो किसी के साथ घूम रहा है, या फिर सास हो तो उसको बहू पे कि उसने मेरे कपाट से पैसे चुरा लिए। और नया बड़ा प्रॉब्लम है, रात को दरवाजा खोल के घर के बाहर निकल जाते हैं, वो रास्ता भी भूल जाते हैं, उनको प्रैक्टिकली पकड़ के लाना पड़ता है ढूंढ के। कपड़ों में पेशाब हो जाता है, बाथरूम का मालूम नहीं पड़ता, कहीं पे ही पेशाब कर देते हैं, बाथरूम से स्नान करके आते हैं बाहर तो कपड़े भी पहनना भूल जाते हैं, और बाद में तो चलने में दिक्कत, गिरना, खाना भी उनको खिलाना पड़ता है, और अल्टीमेटली टोटली बेड पे आ जाते हैं, टोटली परावलंबी हो जाता है, और उनको टोटल केयर की जरूरत पड़ती है। वो केयर या तो घर वाले दे या केयर टेकर रखे। ठीक है, थैंक यू मैडम, हम आपको रिपोर्ट के साथ में बाद में मिलते हैं। ओके, See you. Thank you. 10th August 2020, COVID-19 pandemic period, video conferencing between Harsha Didi from Jaipur, Anju Babi, Dr. Trupti Patel, and Dr. Kanta Butra from Surat. अंजू जी, हर्षा जी, कैसे हैं आप? बताइए क्या तकलीफ है? डॉक्टर, 3 साल पहले मैं अपनी सास की कंसल्टिंग के लिए आपके पास मेरी दीदी के साथ आई थी, लेकिन उसके बाद हम आपसे कंसल्ट नहीं कर सके। एक्चुअली मेरे ससुर की डेथ हो गई और मेरे हस्बैंड भी जॉब के कारण दुबई में हैं और बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं अकेले आपसे कंसल्ट नहीं कर पाई। एक्चुअली अब मेरी सास की तकलीफ बहुत बढ़ गई है। मेरी मम्मी बीच में 3-4 महीने मेरे साथ जयपुर ही थी, खुद का काम खुद करती थी, मेरे कामों में मदद भी कर देती थी। वहाँ मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बीमारी जैसे तो कोई लक्षण थे ही नहीं। अभी अप्रैल में मैं उनसे मिलने जाने ही वाली थी, पर ये कोरोना के कारण फंस गई हूँ। मेरी मम्मी वहाँ अकेली पड़ जाती है। भाभी मुझसे फ़ोन पे रोज़ बात कराती है, रोज़ वीडियो कॉल करती है, पर उनके कानों में एक तो सुनने की मशीन है, उससे भी ठीक से सुन नहीं पाती। कंटिन्यूस बस बात ही करे जाती है, पर अपने से सीधे कनेक्ट ही नहीं हो पाती। डॉक्टर, 1 हफ्ते से वो ठीक से सोए भी नहीं हैं। मैंने साइकेट्रिस्ट की दवा भी शुरू करी, लेकिन दवा शुरू करने के बाद उनका बैलेंस नहीं रहता है और खाना भी वे ठीक से खा नहीं पा रहे हैं। भूलने की तकलीफ तो है ही, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और आजकल तो एक ही रट लगाए रहते हैं कि तू तो मुझे जहर दे देगी, यहाँ से निकल जा, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। पहले तो वो खुद का काम खुद ही करते थे, लेकिन आजकल वो उनको अकेला छोड़ ही नहीं सकते। उनको हर समय साथ रहना ही पड़ता है और एक ही बात का रट लगाए रहते हैं कि जा, दरवाजा पर हर्षा खड़ी है, उसे अंदर बुला ले। आपने जैसे कहा था, हमने उनके रिपोर्ट्स कराए थे। रिपोर्ट्स में दिमाग छोटा हो गया है ऐसा लिखा था, अल्जाइमर्स की बीमारी है ऐसा बताया था, पर उस समय में हमें कुछ ऐसा लगा नहीं, तो हमने कोई दवाइयाँ शुरू नहीं की। अब आप बताइए हम क्या करें? देखिए, आप लोगों ने यह तो मान ही लिया है कि यह अल्जाइमर की ही बीमारी है। अल्जाइमर की बीमारी में जब पेशेंट अकेला पड़ जाता है, उसका वातावरण बदल जाता है, इवन कभी रूम भी बदल जाती है, हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है, तो मानसिक संतुलन खो जाते हैं। और यह तो टोटली 5 महीने का लॉकडाउन का पीरियड, पेशेंट अकेली पड़ गई है, पेशेंट को कंपनी देने के लिए घर में कोई है ही नहीं, नेचुरल है मानसिक संतुलन गया। और इसमें ये जो संतुलन जाता है, इसमें विजुअल आभास होते हैं, सामने कोई खड़ा ऐसे लगता है, नींद पूरी नहीं होती है, पेशेंट कंटिन्यूस बोलता रहता है, शक करता रहता है, खास करके उसके साथ में रहने वाले पे, और ये सब प्रॉब्लम इनमें दिख रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम दूसरे कोई कारण से नहीं है ना, वो देखने के लिए एक तो ब्लड के रिपोर्ट करा लेते हैं, जैसे सोडियम की कमी, वो नॉर्मल हो तो अल्जाइमर की दवाइयाँ, मानसिक की दवाइयाँ, और उसके साथ में थोड़ा सा इनको
फैमिलियल चीज़ें यानी अपनी पहचान वाली चीज़ों के साथ में ज़्यादा मिल जाए, कोई अड़ोस पड़ोस वाले, थोड़े परिचय वाले के कांटेक्ट में थोड़े से आ जाए तो वो प्रॉब्लम सेट हो जाएगी। आपके लिए एक अच्छी बात है कि ये बीमार पड़ने के पहले ये टोटली सेल्फ डिपेंडेंट थे, उनको खुद के काम के लिए कोई की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए ये मानसिक संतुलन आ जाएगा तो और अल्जाइमर की दवा शायद बीमारी वहाँ रोकने में हेल्प करे, उससे प्लस थोड़ी एक्टिविटीज़, थोड़े नीचे गार्डन में उतरे, थोड़ी सी उनको हेल्प मिले कि जिससे उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं कोई एकदम नई जगह पे नहीं आ गई हूँ ना, तो उससे पेशेंट का सुधारा होता रहेगा। इसमें एक बात है, अंजू भाभी बेचारे टोटली अकेले पड़ गए हैं और वो कंटिन्यूस उनको संभालते रहेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टर, मुझे भी बीपी हो गया है, रात को नींद भी ठीक से नहीं आ रही, अकेले सासू जी को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं भी अपनी भाभी को यही समझाती हूँ, जो मम्मी बोलती है आप उसको दिल पे मत लो, ये मम्मी के बीमारी के लक्षण है, पर मम्मी के दिल में ऐसा कुछ नहीं है। आप आपका भी ध्यान रखो, आप आपकी दवाइयाँ समय पे लो, क्योंकि आज भाभी ही तो है जो मेरी मम्मी का ख्याल रख रही है, बाकी हम सब तो बेचारे दूर बैठे हैं। उनको भी बीच में ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे को लगता है हर्षा जी आपको इसमें हेल्प करनी पड़ेगी। बस मैं भी वहाँ जाने की प्लानिंग कर रही हूँ, कुछ दिन मम्मी के पास रह के आऊँगी तो उनको अच्छा लगेगा। इस बीच में केयर टेकर भी ढूंढ लेंगे ताकि भाभी को भी ज़रा आराम मिल सके। हमारे साथ हमारी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर तृप्ति पटेल भी कॉन्फ्रेंस पर है, आप जरा प्लीज़ उनके साथ भी बात कर लीजिए। हेलो तृप्ति बेन, केम छो? आप पेशेंट ने जल्दी सारो करी नाखो ना? जी नमस्ते। देखिए, डिमेंशिया बुढ़ापे की बीमारी है और इसीलिए कई बार इसमें दवाइयों का असर डॉक्टर नहीं बता पाते। छोटा डोज देने पर भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं और थोड़ा सा इसमें भी डोज एडजस्ट करने से ये ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करिए। दूसरा, मुझे ऐसे लगता है जो आप बहू हो उनको भी थोड़ा सा काउंसलिंग की ज़रूरत है। देखिए, सेवा करते करते कई बार डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं इस बीमारी में जो केयर गिवर्स होते हैं वो, क्योंकि ये बहुत ही, इसमें कोई रिवॉर्ड नहीं होता, पेशेंट की बहुत सारी तकलीफ़ों का सहन करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत इन्हें भी काउंसलिंग और थोड़ी डिप्रेशन की अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ऐसी बीमारी किसी को हो तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ज़रा आप वो हमें डिटेल में बताइए और हमको थोड़ी टिप्स भी दीजिए। डिमेंशिया के पेशेंट्स के लिए मैं एक रिकॉर्डेड मैसेज भेज रही हूँ। इस बीमारी में आपको पता है लॉस ऑफ मेमोरी फॉर रिसेंट थिंग्स होती है, इसलिए सुबह उठ के ही टू डू थिंग्स की एक लिस्ट बना लो और जो भी काम हो जाता है उस पर टिक करते जाओ। पेशेंट को गेम्स, रिश्तेदार, घर काम सब में शामिल करो। अगर आपकी संयुक्त फैमिली है तो इससे अच्छी चीज कुछ भी नहीं है। पेशेंट जब भी बाहर निकलता है या तो ब्रेसलेट या कार्ड उसके ऊपर उसके नाम के साथ घर वालों का फ़ोन नंबर रहे या मोबाइल फ़ोन, उसमें सब इमरजेंसी नंबर लिखे हुए रहे। रात को बाथरूम की लाइट चालू रखो और बाथरूम सूखा रखो, ऐसे पेशेंट गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। दर्दी की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके ऊपर नाम लिख के रखो, क्योंकि काफ़ी बार चीज़ों की पहचान दर्दी भूल जाता है। और नंबरिंग करके कोई चीज काम सीक्वेंस में करना है तो लिख के रखो, तो भाई 1 किया, 2 किया, 3 किया, समझ जाएगा। दरवाजे की कड़ी अंदर से निकाल दीजिए, कभी पेशेंट अपने आप नहीं कड़ी निकाल सके तो अंदर फंस सकता है। पेशेंट को कसरत रोज कराइए, उसको दूसरी जो भी बीमारियां होगी, डायबिटीज, प्रेशर या और भी कुछ, सबकी दवाइयां देते रहिए, अल्जाइमर की दवाइयों के सिवा। पेशेंट को साथ में मानसिक तकलीफ हो तो उसकी भी दवाइयां देनी पड़ेगी। जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे केयर टेकर की जरूरत पड़ती है या घर वालों पे काफी वजन आ जाता है। दर्दी के साथ दर्दी के घर वालों को खुद का ख्याल भी रखना चाहिए, नहीं तो उन्हें भी डिप्रेशन हो सकता है। देखिए, ये बीमारी ऐसी है कि इसमें पेशेंट फैमिली वालों को नहीं पहचानता है। फैमिली वाले तो दूर की बात है, लास्ट में तो खुद को भी नहीं पहचानता। तो पूरा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बर्डन जो उनका ध्यान रख रहे हैं वो घर के मेंबर्स पे ही आता है। मैं उन्हें एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, आप खुद का ही ध्यान रखिए और घर के मेंबर को ही बीच में ब्रेक मिलता है ऐसे बाकी रिलेटिव्स देखते रहिए। आई सैल्यूट केयर टेकर्स।
थैंक यू।